हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास का लेसन राजनीतिक सहभागिता पार्ट 3 पढ़ेंगे। यह यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। इसके बाद यूनिट 4 पढ़ेंगे। तो राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, इसको समझते हैं। राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में विशेष महत्व रखती है। इसका अर्थ यह है कि जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी होना। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जन साधारण की भागीदारी होना राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो इस प्रवृत्ति को हम जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता हम कहते हैं। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का अग्रणीय लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है। वहाँ की जनता जनमत संग्रह के द्वारा जन सहमति से देश के कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। स्विट्जरलैंड में ऐसा अधिकार दिया गया जनता को कि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक बार अगर किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए चुन लिया जाता है तो वह निर्धारित जो उसका जो कार्यकाल है, वहाँ उस कार्यकाल को पूरा करने के बाद ही वह अपने पद को छोड़ सकता है, या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसी प्रक्रिया लाई जाती है तब वह अपने पद को छोड़ सकता है। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। जन सहभागिता क्या है, इसको और ऐसे अधिकार जब जनता के पास हो तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुने हुए प्रतिनिधि अपने निर्वाचित क्षेत्रों में अनदेखी नहीं कर सकते। वे सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र व्यवस्था का प्राण तत्व मानी गई है। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज वास्तव में एक सहभागितापूर्ण समाज होता है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था क्यों न हो, यथार्थ में राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों में केंद्रित होती है। जिस राजनीतिक समाज में राजनीतिक शक्ति संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति जब जनसाधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निरंतर प्रेरित करती है, तो ऐसी भागीदारी को सकारात्मक मानते हैं। वहाँ पर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास होता है जो निरंतर जारी रहता है। किसी भी व्यवस्था को संबल तभी बनाया जा सकता है जब उसमें जन सहभागिता का अंश ज़्यादा हो। जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है अथवा शासकीय वर्ग उसके लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के मार्ग में रोड़ा डालते हैं, तब वहाँ राजनीतिक व्यवस्था शीघ्र ही विघटन और अभिमुख होने की आशंका बन जाती है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ और परिभाषा है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ और परिभाषा। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया। यद्यपि इस अवधारणा का प्रारंभिक संदर्भ रूसों और लोकतांत्रियों के लेखों से प्राप्त होता है। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है। राजनीतिक सहभागिता एक व्यवस्था में राजनीतिक विकास को प्रेरित करती है। यह व्यवस्था को आधुनिक और उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको निम्न रूपों से परिभाषित किया जा सकता है। यह उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंध है जिनका नागरिक या आम जनता भाग लेती है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन नीतियों के निर्माण में भाग लेती है। वे अंततः शासन में नीति निर्माण की संपूर्ण क्रिया को प्रभावित करती है। वह सत्ताधारी लोगों को मनमाने होने पर अंकुश लगाती है। ये मैकलोक्स्की का स्टेटमेंट है। उनकी परिभाषा है 1968 में उन्होंने ये दी थी। मैकलोक्स्की की मान्यता है कि राजनीतिक सहभागिता केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही प्रवृत्ति नहीं है, अपितु न्यूनात्मक मात्रा में यह सभी व्यवस्था में विद्यमान रहती है। वे ये मानते हैं कि आधुनिक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी मात्रा
पाया जाना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक सहभागिता विकासशील और अन्य व्यवस्थाओं में भी पाई जाती है। यह मात्रात्मक होने के स्थान पर गुणात्मक भी हो सकती है। अब बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में सहभागिता के दो स्वरूप पाए जाते हैं, एक विकासपरक और दूसरा लोकतांत्रिक। विगत 60-65 वर्षों में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का त्वरित प्रसार लोकतांत्रिक नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को परिलक्षित करता है। विश्व में 1940 और 1950वीं शताब्दी में चुनावी सहभागिता पर केंद्रित अब भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रक्रिया को प्रभावित करती प्रतीत होती है। वोट देने, दिलाने, चंदा देने, याचिका प्रस्तुत करने, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने, रैलियां निकालने से लेकर विभिन्न विशेष मुद्दों पर धरना प्रदर्शन व जन प्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक सहभागिता के औजार हैं। जो शासक वर्ग गतिविधियों व उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी होती है। राजनीतिक सहभागिता में भी अप्रत्यक्ष वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता को और मुखर कर दिया है। विकासशील समाज में हर सामाजिक पहलू से राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप गहरा जुड़ा हुआ है। वास्तव में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का प्रारंभ इस बात में निहित है कि लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों अविभाज्य है। पेरी ने लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। काश और पार्श ने भी यही लिखा है। राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित है, जहां निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं वहाँ लोकतंत्र का अंश कम होता है। जहाँ निर्णयन में अधिक भागीदारी होती है वहाँ अधिक प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता है। बर्बा और नी के अनुसार ये स्टेटमेंट है। प्रजातांत्रिक निर्णयन में नागरिकों की सहभागिता लोकतंत्र की एक परिहार्य शर्त है। उसके विचार का सूत्रपात पेरी जी ने 431 और 430 BC ईसा पूर्व में अपने अंतिम भाषण में कर दिया था। उनके अनुसार लोकतंत्र की निराली विशेषता उनके नागरिकों को प्राप्त भूमिका में निहित है। बेंजामिन बार्बर के अनुसार उन्होंने सशक्त भागीदारी लोकतंत्र के पुरजोर वकालत की है। उन्होंने यह कहा कि सशक्त सहभागिता लोकतंत्र उदार लोकतंत्र की तुलना से बेहतर संकल्प है। उन्होंने थिन डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल एंड जोकीपिंग जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में व्यापक रूप से निजी भाव हावी रहता है। बेंजामिन ने एक मजबूत लोकतंत्र की अवधारणा पर बल देते हुए कहा है कि ऐसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि प्रतिनिधिक नागरिक समूह बिना किसी मध्यस्थ के सीधे स्वशासन में भाग ले और प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क हो। इस संबंध में किसी मध्यस्थ या विशेष योग्य बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राजशाही से लोकतंत्र की परिवर्तन यात्रा वस्तुतः नागरिक की निरंतर बढ़ती हुई आकांक्षा और अपेक्षाओं का परिणाम कही जा सकती है। लोकशाही में जब सैद्धांतिक प्रक्रिया से आगे बढ़ प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्वरूप गहरा किया गया तब राजनीतिक सहभागिता भी आकांक्षित होने लगी है। अब बात करते हैं नागरिक चेतना और सहभागिता। नागरिक चेतना क्या होती है और किस प्रकार से नागरिक राजनीति में अपनी सहभागिता निभा पाते हैं। राजनीतिक सहभागिता और नागरिक चेतना। नागरिकों की चेतना उनका शैक्षणिक स्तर, वैचारिक धरातल आदि वे तत्व है जो उसकी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक होगा वहाँ के नागरिक की राजनीतिक सहभागिता का स्तर उतना ही व्यापक होगा। यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई अफ्रीकी देशों की शिक्षा का स्तर न्यून माना, उसकी वहाँ की साक्षरता दर कम है और वहाँ के लोगों में राजनीतिक उदासीनता सर्वाधिक पाई जाती है। इसी के साथ जनसंख्या घनत्व और विस्तारित रूप से फैलाव भी इसका कारण माना जाता है, जिसके कारण नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ
व्यापक रूप से चर्चा परिचर्चा नहीं कर पाते। देखा गया है कि बड़े देशों में अल्प मात्रा में ही नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व से सीधे संवाद हो पाता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक सहभागिता अत्यल्प मात्रा में सक्रिय हो पाती है। स्वाभाविक रूप से इसे देश की राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक की प्रभावी और सक्रिय सहभागिता प्रथम और अनिवार्य शर्त है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह शर्त कहीं नहीं टिकती है। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक जोसेफ शुपिटर का कहना है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियाँ बनाना व्यावसायिक राजनीतियों का काम है। सामान्य नागरिक की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनाव करने तक सीमित है। स्पष्ट रूप से यह प्रक्रिया नागरिकों के नेपथ्य में ढकेलती है और शासन सत्ता या विपक्ष के रूप में चुनिंदा राजनीतिज्ञ होते हैं। यही नहीं, जनप्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक और राजनीतिक में सक्रिय रहने वाले अग्रिम पंक्ति में व्यावसायिक नेताओं और आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियों में चलने के कारण निर्माण में भी सतही कार्य कर पाते हैं। वास्तविक सक्रियता में सत्ता में जनसहभागिता और टेक्नोलॉजी में होती है। इस प्रकार वर्तमान समय में सहभागिता अल्प मात्रा में अभिजात्य वर्ग के हाथों में सिमट कर रह जाती है। स्पष्ट रूप से आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में मूल लोकतंत्र वस्तुतः राजनीतिकों का शासन और साधारण नागरिकों की भूमिका बहुत ही अल्प मात्रा में रुक रुक कर तथा रोबोट तक रह जाती है तथा काल्पनिक मात्र है। रॉबर्ट डलहर ने लोकतंत्र की इस अभिजात्य वर्ग की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसी यंत्रबद्ध व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धांतों का अनुसरण करती है तथा विभिन्न हित समूह के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन स्थापित करने के लिए स्वतः ही अभिजात्य वर्ग का हिस्सा बन जाती है। अभिजात्य वर्ग उसे कहते हैं। अभिजात्य वर्ग का मतलब है यानी कि वाणिज्य जो व्यापारिक वर्ग है, जो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और राजनीति को प्रभावित करते हैं, सरकार को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन, वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर, सरकार में अपनी भागीदारी बढ़ाकर अपने अनुसार नियमों और कानूनों का निर्माण कराने में सरकार पर दबाव बनाते हैं। अभिजात्य वर्ग से आप समझ गए, अभिजात्य वर्ग का हिस्सा बन जाती है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण समाज शासन पर नियंत्रण करने के लिए दो या दो से अधिक समूहों में विभक्त होकर स्वनिर्मित अभिजात्य समूह का अनुगामी हो जाता है। इस प्रकार ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक की सहभागिता का स्तर अत्यधिक न्यून हो जाता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं माना जाता है। जन सहभागिता का स्वरूप। जन सहभागिता का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए? राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। व्यापक अर्थ में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधियाँ हो सकती है। साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देती है। लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता के अनेक मापदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अंतर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को राजनीतिक सहभागिता का सूचक मान लिया जाता है। अधिकांश ये माना जाता है कि जिस देश में ज़्यादा नागरिकों ने मतदान में भाग लिया है तो वहाँ जन सहभागिता का स्तर, वहाँ का सूचकांक मांग लिया जाता है। कहीं के राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान के हिस्सा लेने वाले नागरिकों का प्रतिशत मात्रा में भी विचार कर लिया जाता है। नागरिक सहभागिता के अन्य तरीके भी स्वीकार कर लिए जाते हैं, इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हो सकते हैं इसके और तत्व, उनके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक सहभागिता, आधुनिक सामुदायिक गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामले को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से संपर्क करता है, जब कोई नागरिक जल से जुलूस
विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरने प्रदर्शन, बहिष्कार गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तब तो इस कार्रवाई को हम राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान लेते हैं। नागरिक सहभागिता की मुख्य कसौटी है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति और निर्णयों को कहाँ तक प्रभावित कर सकता है। यानी कि आप देखते हैं कि जब धरने प्रदर्शन जुलूस ये निकाले जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये क्या है, सभी जो लोग हैं नागरिक, भारत जिस देश के नागरिक, वो क्या कर रहे हैं, सरकार पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। धरने करके, प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल कर, हड़ताल करके, ये सभी क्या राजनीतिक सहभागिता के उदाहरण मान लिए जाते हैं। सरकार और नागरिकों के बीच में परस्पर क्रिया, ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जब दो तरफा गतिविधि है, जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं, राज्य अथवा सरकार भी पहल कर सकती है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जिसके जो कारक हैं वो हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख जो अभिकरण है, इसमें दबाव समूह है, यानी कि प्रस्ताव तैयार करना, आरंभिक, ये सभी जो है अगले वाले प्रत्याह्वान, यानी कि प्रतिनिधि को वापस बुलाना, ये सभी जन सुनवाई करना, ये सभी क्या है, ये राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख तत्व है। ये हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं वैसे नई वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।